यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं आपके साथ प्राची पारस। उत्तराखंड प्राइम की शुरुआत करेंगे। देहरादून में जॉली ग्रांट एयरपोर्ट परिसर में गुलदार घुसने से हड़कंप मच गया। गुलदार को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम को बुलाया गया, लेकिन गुलदार को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम के भी हाथ पांव फूल गए। काफी मशक्कत के बाद किसी तरह से गुलदार को पकड़ लिया गया, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि एयरपोर्ट के अंदर गुलदार कहां से आया। तो एक खबर आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संचार और मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने डाक परिमंडल के कामों की समीक्षा की। साथ ही उत्तराखंड में 50 5 स्टार गांव की घोषणा की। केंद्रीय मंत्री संजय धोत्रे ने कहा कि डाक विभाग की सुकन्या समृद्धि योजना के लाभार्थियों को पासबुक पोस्ट के जरिए भेजी जा रही है। इसके साथ ही वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि में ट्रांसफर हुए लोगों की धनराशि चेकों का भी वितरण किया जा रहा है। अपना देंगे, मैं अपने आप से शुरुआत कर रहा हूँ। हमारे 8 मंडलों में मुख्यालय का मंडल है जिसने 8 गाँव का लक्ष्य अभी हासिल किया है। 50 गाँव जो गाँव हमने चयनित किए उसमें हर योजना में 100 खाते जब खुल जाएंगे तो जैसा एक योजना खुल गए 1 स्टार होगा, 2 योजना खुल गए 2 स्टार होगा, 3 स्टार 4 स्टार, ऐसा 5 स्टार विलेज वो बन जाएगा, जिससे कि हमारी सुकन्या समृद्धि योजना है उसमें हमारी जो बालिका है उनके उज्जवल भविष्य के लिए वो योजना है। बाद में इंश्योरेंस की स्कीम है, सेविंग की स्कीम है। हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में ओपीडी शुरू हो चुकी है। अस्पताल को कोविड केयर सेंटर बनाए जाने के बाद मरीजों का इलाज बंद हो गया था, लेकिन अस्पताल में ओपीडी सेवाएं फिर से शुरू कर दी गई हैं। उधर दूसरी तरफ मेडिकल कॉलेज में पीजी डॉक्टर्स की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही। डॉक्टर्स के हड़ताल पर जाने से ओपीडी में आने वाले मरीजों को काफी परेशानी हो रही है। हमारा एक ही मुद्दा है कि हम काम पूरा कर रहे हैं तो हमें सैलरी भी फुल मिलनी चाहिए, पूरा वेतन मिलना चाहिए। उसी के लिए हमारी लड़ाई 1.5 साल से चल रही है लगातार। और हमने कल से हमारा तीसरा रूप है क्या बोलते हैं प्रदर्शन का, तो आज दूसरा दिन उसके हिसाब से हो गया है। और आज भी हमारी प्राचार्य से बात हुई, लेकिन उनकी तरफ से जो रिस्पॉन्स रहा वो बहुत ही निराशाजनक रहा और शासन से भी अभी तक कोई हमारी बात हो नहीं पाई है। कोविड की जो भी गाइडलाइन है उसको हम पूरा फॉलो कर रहे हैं। पहले भी हम लोगों की 6-7 ओपीडी विभागों की ओपीडी ये कर दी थी। अभी बाकी जो बच गए थे जैसे मेडिसिन है, सर्जरी है, ऑर्थो, ENT, इन सब विभागों की हमने जो है नॉर्मल जो ओपीडी है वो स्टार्ट कर दिया गया है। पर इसमें कोविड को ध्यान में रखते हुए ये क्या कि एक थोड़ा लिमिट कर दी है कि 30 पेशेंट जो है हर उसमें रहेंगे फर्स्ट फेज में। और हरिद्वार में अगले साल होने जा रहे महाकुंभ को लेकर तस्वीर अभी भी पूरी तरह से साफ नहीं है, जिस वजह से संतों में गुस्सा भी बढ़ता जा रहा है। संतों ने चेतावनी दी है कि अगर स्थिति ऐसी ही रही तो वो कुंभ का बहिष्कार कर देंगे। जनवरी से कुंभ मेला शुरू हो जाएगा। तैयारी के नाम पर अभी न रोड तैयार है, न घाट तैयार है, न कुंभ मेला क्षेत्र तैयार है। यदि गवर्नमेंट की यही स्थिति रही तो अखाड़ों के साथ मिलकर इस मेले का पूर्णतः बहिष्कार करेंगे। हरिद्वार में अगले साल होने जा रहे महाकुंभ को लेकर स्थिति अभी भी पूरी तरह से साफ नहीं है। कोरोना की वजह से कुंभ के आयोजन पर संशय बढ़ता जा रहा है। एक तरफ कुंभ के तमाम काम अधूरे हैं, तो वहीं अभी तक सरकार और प्रशासन ये साफ नहीं कर पाया है कि कुंभ का आयोजन होगा भी या नहीं। धरातल पर जो काम हो रहे हैं उसे देखकर लगता नहीं है कि कुंभ हो पाएगा। यही वजह है कि संतों ने चेतावनी दी है कि अगर स्थिति ऐसी ही रही तो वे कुंभ का बहिष्कार कर देंगे।
अभी एक मीटिंग पहले हफ्ते में करने जा रहा है और यह लगभग तय कर देंगे कि यदि गवर्नमेंट की यही स्थिति रही, अखाड़ों के साथ मिलकर इस मेले का पूर्णतः बहिष्कार करेंगे। संतों की नाराजगी इस बात को लेकर भी है कि अभी तक कुंभ के घाट तक नहीं बनाए गए हैं। शहर में जहां तहां सड़क को खोद दिया गया है। ये काम कब पूरे होंगे, इस पर अधिकारियों के हवाई दावे हैं। संतों की ये भी मांग है कि केंद्र सरकार को धर्म नगरी में अपना एक प्रतिनिधि भेजकर व्यवस्थाओं का निरीक्षण करवाना चाहिए। अभी पीछे प्रधानमंत्री जी का बयान आया था कि मेले को बहुत ही सौहार्द और बहुत सुंदर ढंग से मनाया जाएगा। आज धरा पर आकर वह कम से कम अपने केंद्रीय एक दल को भेजकर इस मेले की स्थिति का जायजा लें। उधर गढ़वाल कमिश्नर रविनाथ रमन कुंभ की तैयारियों के सिलसिले में हरिद्वार पहुंचे। समीक्षा बैठक में कुंभ मेले से पहले तमाम काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं। वैसे तो अभी तक कई बार बैठकें हो चुकी हैं, मगर काम की रफ्तार अभी वहां पर रुकी हुई है। अधिकांश जो हमारे 80% वर्क्स है 15 दिसंबर तक समाप्त हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे और बाकी कुछ वर्क्स हमारे 20% वर्क्स हैं। ये थोड़ा सा स्पिल ओवर हो रहा है फॉर वेरियस रीजंस, क्योंकि इस बार कोरोना वायरस की वजह से काफी दिक्कतें रही हैं, लेकिन उसके बावजूद विभागों ने बहुत अच्छा काम किया है। कुंभ मेला एक बड़ा आयोजन है। इस दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखना बड़ी चुनौती है। नवनियुक्त डीजीपी अशोक कुमार का इस पर पूरा फोकस है। आने वाला कुंभ एक चैलेंज है। कुंभ इसलिए चैलेंज है कि कोरोना में क्या करवट लेता है कोरोना, उसको देखते हुए अभी उसका स्वरूप क्या होगा यही नहीं निर्धारित हो पा रहा है। कुंभ हिंदू अनुयायियों के लिए आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है, मगर इस बार कोरोना की वजह से कुंभ के आयोजन पर संशय बना हुआ है। अगले हफ्ते साधु समाज बैठक करने जा रहा है, जिसमें कुंभ को लेकर साधु समाज रणनीति तय करेगा। एबीपी गंगा के लिए हरिद्वार से रोहित शिकोला की रिपोर्ट। मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से मशहूर पर्यटक स्थल चोपता में इन दिनों सैलानियों की भीड़ उमड़ रही है, लेकिन चोपता में जरूरी सुविधाओं की कमी की वजह से सैलानियों को परेशानी होती है, जिससे स्थानीय व्यापारियों के व्यापार पर भी असर पड़ता है। चोपता में बर्फबारी देखकर इन सैलानियों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। सीजन की पहली ही बर्फबारी ने पहाड़ों को सफेद कर दिया है। सैलानी बर्फबारी पर फिसलकर इस खुशनुमा मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। चोपता की कुदरती खूबसूरती की वजह से इसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, जिस वजह से यहाँ सालों भर सैलानियों का आना जाना लगा रहता है। मगर चोपता में जरूरी सुविधाएं नहीं होने से सैलानियों को परेशानी भी होती है। टॉयलेट, बिजली और मोबाइल नेटवर्क की समस्या से सैलानियों की मौज मस्ती में खलल पड़ता है। हालांकि पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज कह रहे हैं कि कोर्ट के आदेश की वजह से ये सब दिक्कतें आई हैं। चोपता के अंदर जो है कुछ लीगल समस्याएं पैदा हुई हैं और पर्यावरण को लेकर के वहां पर कोर्ट ने चिंता व्यक्त की है। उसको लेकर के हम लोग उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि मैं समझता हूं कि ऐसे जैसे चोपता जैसे स्थल का बहुत तेजी से विकास होना चाहिए। वहां पर कैंपिंग भी होती थी, वो भी रोक दी गई। तो निश्चित रूप में हम कोर्ट में जाकर के कोर्ट को बताएंगे कि हमारे जो रमणीय स्थल हैं इस प्रकार से उनमें रोक नहीं लगनी चाहिए, उनका विकास होना चाहिए। चोपता में इस बार काफी अच्छी बर्फबारी हो रही है। अभी से ही 2 से 3 फीट बर्फ जम गई है। उम्मीद है कि जब सर्दी का सीजन पीक पर होगा तो पहाड़ पूरी तरह से बर्फ से ढक जाएंगे। एक तरफ सरकार प्रदेश में नए टूरिज्म जोन विकसित कर रही है, तो दूसरी तरफ चोपता जैसे स्थान को विकसित करने की कोई ठोस नीति नहीं दिखती। एबीपी गंगा के लिए रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरी की रिपोर्ट। उत्तराखंड में पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी से किसानों के लिए एक राहत की खबर है।
हॉर्टिकल्चर क्षेत्र में अगर देखा जाए तो लगातार हो रही बर्फबारी से पानी के स्रोत खुल जाते हैं और सेब की खेती के लिए उत्पादकता अधिक बढ़ जाती है, जिसके चलते जो पहाड़ी फल हैं जिसमें खुमानी, आड़ू, कोल्लम, अखरोट में इनकी भी उत्पादकता अधिक बढ़ जाती है। कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि ऊपरी पहाड़ी इलाकों में जिस तरह से बर्फबारी हो रही है, इस बार ये माना जाए कि सेब की उत्पादकता अधिक होने वाली है। हॉर्टिकल्चर बल्कि एग्रीकल्चर सेक्टर से भी इसको फायदा मिलता है, क्योंकि ज़्यादा बर्फबारी होने से पानी के स्रोत जो मर गए होते हैं वो भी खुल जाते हैं और एक पानी की अवेलेबिलिटी रहती है। दूसरा, जहाँ तक हॉर्टिकल्चर सेक्टर में खासकर सेब पर उसको सेब बर्फबारी से सेब को उसका जो चिलिंग पॉइंट है वो मिल जाता है और चिलिंग पॉइंट मिलने से उसकी उत्पादकता बढ़ जाती है। और आम आदमी पार्टी में शामिल होंगे दो पूर्व नौकरशाह, आईएएस सुबर्धन और आईपीएस अनंत राम लेंगे आपकी सदस्यता। 3 दिसंबर को सदस्यता ली जा सकती है। कई बड़े पदों पर काबिज रह चुके हैं सुबर्धन, अनंत राम रह चुके हैं नैनीताल के एसएसपी। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, 3 दिसंबर को ये दोनों ही पूर्व ऑफिसर आप पार्टी की सदस्यता ले सकते हैं, यानी 2 पूर्व नौकरशाह आम आदमी पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। आईएएस सुबर्धन और आईपीएस अनंत राम आपकी सदस्यता लेंगे। जेपी नड्डा उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं। उनका ये दौरा न सिर्फ भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए खास है, बल्कि सरकार भी जेपी नड्डा के उत्तराखंड दौरे को लेकर तैयारी में जुटी हुई है। जेपी नड्डा के कार्यक्रमों को लेकर संगठन अपनी तैयारियों को आखिरी रूप देने में जुटा हुआ है। जेपी नड्डा उत्तराखंड में मंत्रियों की एक बैठक लेंगे, जिसमें विधायक भी शामिल रहेंगे। इसके साथ भाजपा अध्यक्ष सरकार के साथ संगठन के पेच भी कसेंगे। आपको बता दें कि जेपी नड्डा 4 दिसंबर से प्रदेश के दौरे पर आएंगे। पहले दिन वो हरिद्वार में संतों के साथ मुलाकात करेंगे। तो सही कहा है आपने कि ये कामों की समीक्षा होगी। मंत्री परिषद की बैठक माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लेंगे और मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड भी देखेंगे कि इस 4.25 साल के कार्यकाल में कितना प्रोग्रेस किया और क्या नया आपने किया है। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय मंत्रीगणों से भी पूछेंगे। उत्तराखंड के प्रदेश महामंत्री बनने के बाद सुरेश भट्ट पहली बार रुद्रपुर पहुंचे, जहां सुरेश भट्ट का कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। अपने दौरे के दौरान सुरेश भट्ट ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की। सुरेश भट्ट ने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को ज्यादा से ज्यादा सीटें मिले, इसके लिए कार्यकर्ताओं को अभी से तैयारी करनी होगी। साथ ही सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना होगा। जिस विश्वास के साथ उन्होंने मुझे महामंत्री के नाते दायित्व सौंपा है, मैं अपनी पूरी योग्यता और क्षमता की लगाकर मैं उनके विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा और हम सब कार्यकर्ता मिलकर, उत्तराखंड के सारे कार्यकर्ता मिलकर आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में फिर से उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड में जानलेवा हो गया है कोरोना एक बार फिर से। स्वास्थ्य विभाग ने हेल्थ बुलेटिन जारी किया है, जिसके मुताबिक कोरोना से आज राज्य में 7 लोगों की मौत हुई है। उत्तराखंड में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1238 पहुंच गया है। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 75,268 है। वहीं उत्तराखंड में 68,365 लोग स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो गए हैं। आज उत्तराखंड में 473 मामले सामने आए हैं नए। अभी भी उत्तराखंड में 4,947 केस एक्टिव हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहा है कोरोना का ग्राफ और अब कोरोना जानलेवा साबित हो रहा है। डीजीपी का चार्ज संभालते ही अशोक कुमार फॉर्म में नजर आ रहे हैं। अशोक कुमार हरिद्वार के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मेला नियंत्रण भवन में अधिकारियों के साथ मीटिंग की। मीटिंग में पुलिस और प्रशासन के तमाम बड़े अधिकारी मौजूद रहे। मीटिंग के दौरान कुंभ के कामों को लेकर चर्चा हुई।
वहीं उत्तरकाशी में पंचायत में हुए फर्जीवाड़े की जांच शुरू कर दी गई है। डीएम की तरफ से एक टीम गठित कर दी गई है जो मामले की जांच कर रही है। इस बीच जिला पंचायत में हुए करप्शन की लिस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिससे इस धांधली को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। और पीएम नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट कौशल विकास विभाग में संचालित हो रही तमाम रोजगार की योजनाओं को लेकर लगातार मॉनिटरिंग हो रही है। ट्रेनिंग सेंटर्स पर बच्चों के अटेंडेंस और ट्रेनिंग को लेकर खामियां पाई गई थी, जिसकी जांच के लिए एक टीम बनाई गई है। साथ ही प्रिंसिपल और इंस्ट्रक्टर्स के साथ में संयुक्त टीम कौशल विकास विभाग के सेंटर्स की निगरानी रखेगी। हम लोग दो प्रकार ये कर रहे हैं। एक तो फिजिकल मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं हमने टीम्स भी बनाई है और टीम्स जो है रेगुलरली विजिट भी कर रहे हैं ट्रेनिंग सेंटर्स को। और जिस दिन इनका सर्टिफिकेशन होता है, बच्चों का सर्टिफिकेशन होता है, उस दिन भी जो है एज अ थर्ड पार्टी उत्तराखंड स्किल डेवलपमेंट मिशन की ओर से भी और ITS की ओर से भी हमने प्रिंसिपल्स और जो इंस्ट्रक्टर्स हैं उनकी एक टीम बनाई है जो जाके स्पॉट वेरिफिकेशन करते हैं और चेक करते हैं कि उनकी फलाने सेंटर पे ट्रेनिंग वेरिफिकेशन हो रही है या नहीं। पौड़ी में सड़क महीने भर बाद ही टूटने लगी है, जिससे ग्रामीणों ने आशंका जताई है कि सड़क के काम में भ्रष्टाचार हुआ है। शिकायत के बाद अब डीएम मामले की जांच की बात कह रहे हैं। क्या कोई कह सकता है कि ये सड़क अभी कुछ ही दिनों पहले बनी थी? सड़क की हालत देखिए, इसमें जगह जगह गड्ढे पड़े हुए हैं। पौड़ी से बैंजवाड़ी और केंद्रीय विद्यालय को जाने वाली सड़क की हालत कहानी खुद बयां कर रही है। इस सड़क के निर्माण काम को महीने भर का वक्त ही बीता है, रोड में करप्शन की बू आने लगी है। पौड़ी सत्याखाल मार्ग की जो खस्ता हाल स्थिति है उससे हमने सरकार को बार बार रूबरू करवाया और जब पूरा प्रशासन पूरा तंत्र इस चीज़ में फेल हो गया तो हमने एक PMO को लेटर लिखा था और उसके जवाब में हमें जो है वो सड़क 5 किलोमीटर जब मिली तो उस पर भी ये सरकार और ठेकेदार जो है गुणवत्ता नहीं बना पाई। लिहाजा वो 2-1.5 महीने के बाद ही वो पूरी सड़क जो है वो उखड़नी प्रारंभ हो चुकी है। हैरानी की बात यह है कि जब ये सड़क अभी से टूटने लगी है तो फिर ये ज्यादा दिन कहाँ टिक पाएगी। ग्रामीणों की शिकायत के बाद डीएम ने CDO की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी बनाई है, मगर जांच कमेटी को लगता है कि मौके पर सब कुछ ठीक है। करप्शन की आंच सांसद तीरथ सिंह रावत तक पहुंच चुकी है। हमारे संज्ञान में भी आई है तो इसको हम दोबारा जांच करा लेंगे कि वाकई में इसकी वस्तुस्थिति क्या है। यदि गुणवत्ता नहीं है तो निश्चित है कि मैं इस और जो भी इसका कार्यदायी संस्था होगी और जो भी होगा उससे बात करूंगा। यदि एक्शन पार्टनर PWD के अंदर है तो मैं बात करता हूं और इसके साथ कोई मैंने कहा ना समझौता नहीं है। अभी तो 3 महीने 4 महीने पहले ये काम शुरू हुआ और अभी से ये हालत होगी तो ये अच्छा नहीं है। इस सड़क के लिए ग्रामीणों ने लंबा आंदोलन किया। PMO से गुहार लगाने के बाद इस सड़क का निर्माण भी हुआ। जाहिर है लोग अब फिर से खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। ABP गंगा के लिए पौड़ी से आलोक रावत की रिपोर्ट। जल जीवन मिशन के तहत टिहरी में योजना पर काम तेजी से चल रहा है। जल संस्थान और जल निगम हर घर तक पानी का कनेक्शन पहुंचाने के लिए काम कर रहा है। विभाग ने 25 दिसंबर तक जिले में 1,30,968 पानी के कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा है। अभी तक करीब 39,000 कनेक्शन दिए जा चुके हैं। इस कनेक्शन के लिए सिर्फ ₹1 चार्ज लिया जा रहा है। कार्यदायी संस्थाओं के रूप में जो है नामित की गई है उत्तराखंड जल संस्थान और उत्तराखंड जल निगम। उत्तराखंड जल निगम के पास 1029 गांव हैं और लगभग 800 के आसपास गांव जो है जल संस्थान के पास है। पूरे जनपद में 1,30,968 हाउस होल्ड हैं जिनको जो है इसमें इस योजना से लाभान्वित किया जाना है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुमित भुल्लर ने अल्मोड़ा में जिले भर के पदाधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने लोगों से जुड़े मुद्दे पर उग्र आंदोलन की रणनीति बनाई। सुमित भुल्लर ने कहा कि देश का किसान और नौजवान सड़क पर है। प्रदेश भर के अस्पतालों में डॉक्टर्स की कमी है, लेकिन राज्य सरकार की कोई भी चिंता नहीं। स्वास्थ्य विभाग से लेकर के हर विभाग में सैकड़ों हजारों पद खाली हैं, परंतु वहां पर नियुक्तियां नहीं की जा रही हैं। हमारा जो यहाँ का युवा, जो यहाँ का पढ़ा लिखा युवा था, जो दूसरे प्रदेशों में जाकर अपना रोजगार कर रहा था और अब गुजर बसर कर रहा था, कोरोना दौर के बाद जब वो सब लोग वापस आए तो उनके लिए कोई स्वरोजगार की व्यवस्था नहीं हो पाई। स्वरोजगार के दावे केवल अखबारों की हेडलाइंस तक सीमित हैं। आप रोजगार की बात करें तो एक उत्तराखंडी होने के नाते हमें शर्मसार होना पड़ता है जब पूरे देश की रिपोर्ट आती है और ये बताया जाता है कि उत्तराखंड में बेरोजगारी पर उत्तराखंड हमारा जो प्रदेश है वो चरम पर है। बाजपुर में एक नाबालिग लड़के को गोली मार दी गई। लड़के को घायल हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से उसे हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि लड़का एक दुकान के बाहर खड़ा था, इस दौरान उसे गोली लग गई। इस मामले में एक शख्स को हिरासत में ले लिया गया है। युवक से पूछताछ में पता चला कि उसने बंदर भगाने के लिए गन से फायर किया था, जिसकी गोली लड़के को लग गई। देहरादून में जॉली ग्रांट एयरपोर्ट परिसर में गुलदार घुसने से हड़कंप मच गया। गुलदार को पकड़ने के लिए वन विभाग मशक्कत कर रहा है, लेकिन गुलदार अभी तक पकड़ा नहीं गया। सर, एक सेकंड। तो देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट के अंदर गुलदार घुसने से हड़कंप मच गया है और ये घटना कहीं ना कहीं सवाल भी खड़े करती है कि आखिर एयरपोर्ट के अंदर कैसे गुलदार घुस गया और कहां से गुलदार घुस गया। फिलहाल वन विभाग की जो टीम है वो मौके पर मौजूद है और कोशिश की जा रही है गुलदार को पकड़ने की। नैनीताल जिले के हर थाने में अब पुलिस हेल्प डेस्क बनाई जा रही है, जिसकी शुरुआत हल्द्वानी के हर थाने और कोतवाली में भी की जाएगी। महिला के प्रति बढ़ रहे अपराध को लेकर यह फैसला लिया गया है, जिनमें महिला पुलिस सब इंस्पेक्टर के अलावा महिला चीता पुलिस भी महिलाओं की समस्याओं का समाधान करेगी। श्रीनगर में हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय का 8वां दीक्षांत समारोह संपन्न हो गया। दीक्षांत समारोह में केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक वर्चुअल माध्यम से जुड़े। दीक्षांत समारोह में 44 होनहार छात्रों को गोल्ड मेडल देकर सम्मानित किया गया। साथ ही 1117 पीजी, 12 एमफिल और 137 पीएचडी छात्रों को डिग्रियां दी गई। कर्तव्य का पालन करो, श्रद्धा से देना चाहिए, अश्रद्धा। और इसी के साथ उत्तराखंड प्राइम में बस इतना ही। आप देखते रहिए एबीपी गंगा।